नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी बीएड एंट्रेंस की 120 क्वेश्चंस जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तथा अगर किसी प्रकार की इसमें त्रुटि पाई जाती है तो उसमें कमेंट भी कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? दोस्तों, जो झूठ का पता लगा देता है, जैसे अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उससे झूठ या सच बुलवाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए पॉलीग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पॉलीग्राफ जब आपके शरीर में लगा दिया जाता है तो आपके ब्लड के स्पीड से इसको जांच कर लिया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर में किसका मापन किया जाता है? जी दोस्तों, एनीमोमीटर एक यंत्र होता है, इससे हम किस चीज़ का माप करते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पवन के वेग का। मतलब हवा का जो गति होती है, वेग होता है, उसको हम लोग इससे चेक करते हैं कि कितनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक, जो जब हमारा डैम खुलता है तो आपने सुना होगा कि जब डैम खोला जाता है तो उसमें कितना क्यूसेक पानी, इतना क्यूसेक पानी खोला गया, इतना क्यूसेक पानी बह गया। दोस्तों, इसमें जल का बहाव मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। देखिए दोस्तों, आजकल जो है नौकायान के लिए सोनार का ही प्रयोग किया जाता है कि कहाँ पर समुद्र के अंदर पर्वत है, समुद्र के अंदर कहीं ऊंचाई है, तो कहीं हमारी जहाज उसमें टकरा न जाए, इसके लिए सोनार का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों, जो डॉप्सन इकाई है उसका हमको ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। जो ओजोन परत है O3 आसमान में जो जो कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसकी मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो मापने को तो ये ऑडियो मीटर से मापी जाती है, लेकिन जो इसकी इकाई है दोस्तों वो है डेसिबल। डेसिबल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ज़रूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर है उच्च तापमान को मापने में। जैसे बहुत ज़्यादा अगर तापमान है किसी जगह का, किसी वस्तु का, तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो सबसे नीचे का तापमान होता है, जो सबसे कम तापमान होता है, उसको किस चीज़ से नापा जाता है? दोस्तों, वो होता है एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा हम सबसे निम्न तापमान को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो गैसों के दाब को, जो गैसों में दबाव होता है उसको मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है?
देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आईएएस 2005 में आया हुआ है। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है 2005 में हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका प्रयोग पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सूर्य से आने वाले किरणों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर कहलाती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आईएएस 2005 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की सॉरी दोस्तों, ये कॉपी हो चुका है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो फर्मी मीटर, आपने भी पढ़ा है पीछे क्वेश्चन में। ध्वनि की प्रबलता की इकाई, दोस्तों ने बताया कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे बताया हमने कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों होती है उसकी डेसिबल। डेसिबल के द्वारा ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। पास्कल किसका मात्रक है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसकी इकाई बार है और इसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? दोस्तों आपने सुना होगा कि जब विदेशों से तेल लिया जाता है, कच्चा तेल लिया जाता है, तो उसको बैरल में मापा जाता है। तो उस एक बैरल की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? तो 159 यानी 169 लीटर एक बैरल के अंदर आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था, फर्मी मीटर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? जिसको हम लोग हार्स पावर इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक हार्स पावर कितना होता है? 746 वाट। इसका जो राइट आंसर होगा 746 वाट। दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि कई जो व्यापारी होते हैं दूध में जल मिलाकर बेच देते हैं। तो इस समस्या से निवारण के लिए जो दूध का घनत्व मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर के प्रयोग से आप अनुमान लगा लेंगे कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है। दोस्तों यह बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, यह मात्र 150 से 200 का मिलता है लेक्टोमीटर। और लेक्टोमीटर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूध में कितना जल मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कार्य का मात्रक है। कार्य जो है उसका क्या मात्रक होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। बल का मात्रक है, मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है वाट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मात्रक है, इनको नोट कर लीजिएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक्सरे की खोज रोएंटगेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है? आपने देखा होगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हर परीक्षा में लगभग आ ही जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है इसमें पूछा गया है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यह किस चीज़ की इकाई है? तो दूरी की इकाई है दोस्तों। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है और यह सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है। रक्तदाब ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप लोग जब डॉक्टरी में जाते हैं तो वहाँ पर एक यंत्र होता है जिससे डॉक्टर ब्लड प्रेशर को नापता है। तो उसका नाम क्या होता है इसमें पूछा गया है। तो उसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई
नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? दोस्तों 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 183,000,000 के रूप में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस हिसाब से व्यक्त की जा सकती है नैनोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म किसकी यूनिट है? थर्म या थर्मामीटर, थर्म से क्या बनता है? थर्मामीटर। तो यह ऊष्मा की यूनिट है। किसकी यूनिट है? ऊष्मा की। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? जब अगर किसी वस्तु का या कहीं भी बहुत ज़्यादा तापमान हो तो उसके तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ताप विद्युत उच्च तापमापी। ये हमारा राइट आंसर है, ताप विद्युत उच्च तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों उच्च किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसकी यूनिट है? दोस्तों हर्ट्ज जो है ये तरंगों की आवृत्ति है की यूनिट है। दोस्तों मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी 120 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर किसी भी सूर्य से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें हीलियो जरूर लगा रहेगा। दोस्तों इसको स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ से मापा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन लगता है गायब हो गया है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सबसे प्राचीन वेद है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 10 मंडल, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1082, 1029, 1028, 1024। तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, ऑप्शन सी सही है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में ऑप्शन ए है 31,028, ऑप्शन बी है 10,294, ऑप्शन सी है 10,462, ऑप्शन डी है 10,242। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 10,462। ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है महर्षि, ऑप्शन बी है होत्री, ऑप्शन डी है अध्वर्यु, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है आचार्य। दोस्तों जो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ते हैं उनको होत्री कहा जाता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचयिता कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, वेद व्यास, रामानुजन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद की किस मंडल में निहित है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। तो इसका ऑप्शन है प्रथम मंडल में, द्वितीय मंडल, पंचम मंडल, तृतीय मंडल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है तृतीय मंडल।
तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को तथा अग्नि देवता को, इंद्र देवता को, वेद व्यास को। इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा दोस्तों। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? पहला धनुर्वेद, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा शिल्पवेद, चौथा सामवेद। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं की गई हैं? दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचनाएं की गई हैं। और इस चीज़ से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में जिस समय वेदों की रचना हुई थी उस समय इंद्रदेव ही बहुत प्रसिद्ध देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितनी रचनाएं की गई हैं? अग्नि देवता के लिए ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 260। दोस्तों अग्नि देवता के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसका मतलब दूसरे प्रमुख देवता अग्नि देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? जो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं ऑप्शन ए सूक्त, ऑप्शन बी होत्री, ऑप्शन सी संहिता और ऑप्शन डी खिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी संहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऑप्शन ए 8वें मंडल में, ऑप्शन बी 11वें मंडल में, ऑप्शन सी 9वें मंडल में और ऑप्शन डी 10वें मंडल में। दोस्तों जो सोम देवता का उल्लेख मिलता है वो हमें 9वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं किस मंडल में हैं? ऑप्शन ए 8वें मंडल में, ऑप्शन बी 11वें मंडल में, ऑप्शन सी 9वें मंडल में, ऑप्शन डी 10वें मंडल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 8वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? पहला है सोम, दूसरा खिल, तीसरा होत्री, चौथा सूक्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा खिल। हस्तलिखित रचनाओं को क्या बोलते हैं? खिल बोलते हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें रेड कलर से जो आंसर है उसको लिख दिया गया है, अतः आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 पुरुष सूक्त, 18वां क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन डी 5। मतलब कि इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4। जो पुरुष सूक्त होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ क्या है? तो अधन्य शब्द जो है वो ऑप्शन है बकरी, ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी भैंस। दोस्तों जो अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में वो ऑप्शन सी यानी गाय से संबंधित है। अधन्य गाय को ही कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत कितने प्रकार के होते हैं? संवत मतलब कैलेंडर से रिलेटेड है इसका। तो संवत 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे भिन्न संवत कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन डी गुप्त संवत, ऑप्शन डी हिजरी संवत। मतलब कि इसमें बताना है कि कौन सा संवत भिन्न है। दोस्तों इनमें से जो 3 हैं, लास्ट के 3 जो बी सी और डी हैं, ये तो ईसवी सन में बने हुए हैं, लेकिन जो विक्रम संवत है यह
जो है बीसी में बना है, बिफोर क्राइस्ट बना है, ईसा पूर्व में बना है, इसलिए यह जो है विक्रम संवत ऑप्शन ए सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ग्रेगोरियन कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह किस किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है विक्रम संवत, बी है शक संवत, सी है गुप्त संवत और डी है हिजरी संवत। इसका जो राइट आंसर है वो शक संवत, बी ऑप्शन। विक्रम संवत का टाइम पीरियड कितना है? ऑप्शन ए 57 से 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 319 से 320 ईस्वी, 622 ईस्वी। दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है 57 से 58 ईसा पूर्व, जो है यह इसका टाइम पीरियड है विक्रम संवत का। नेक्स्ट, शक संवत का टाइम पीरियड कितना है? तो शक संवत का टाइम पीरियड है दोस्तों 78 ईस्वी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त संवत का टाइम पीरियड कितना है? दोस्तों गुप्त संवत का टाइम पीरियड है 319 से 320 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा हिजरी संवत। हिजरी संवत का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो है 622 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों जो यजुर्वेद को पढ़ता है, उसकी ऋचाओं को, उसकी रचनाओं को पढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संहिता, बी होत्री, सी उदात्री, डी अधर्यु। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी उदात्री। उदात्री कहा जाता है जो व्यक्ति सामवेद की ऋचाओं या रचनाओं को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इसका ए ऑप्शन है अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का उपवेद है। जो दोस्तों यजुर्वेद है, हम जानते हैं कि हर वेदों के एक न एक उपवेद हैं, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है धनुर्वेद, बी है गंधर्ववेद, सी है शिल्पवेद, डी है आयुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए धनुर्वेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद है ऑप्शन ए धनुर्वेद, बी गंधर्ववेद, सी शिल्पवेद और डी आयुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन बी गंधर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का उपवेद है। दोस्तों ऑप्शन ए है धनुर्वेद, बी है गंधर्ववेद, सी है शिल्पवेद और डी है आयुर्वेद। जिसको इसका राइट आंसर दोस्तों वो है शिल्पवेद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामवेद में कुल कितने श्लोक हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है 8110, 1000, जो ऑप्शन बी है 1452, ऑप्शन सी है 1810, ऑप्शन डी है 1082। दोस्तों सामवेद में कुल श्लोक जो हैं वो 1810 यानी 1810 हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले संगीत के रूप में इसी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद की रचयिता कौन है? जो अथर्ववेद की रचना करने वाले हैं दोस्तों वो हैं ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, बी वेद व्यास, सी अथर्वा ऋषि, डी कनिष्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि ने ही अथर्ववेद की रचना की, इसलिए अथर्ववेद का नाम अथर्व पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन उठकर यहाँ पे आ गया था, तो देख लेते हैं। वेद कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन सी 5। तो इसको तो आप लोग जान ही गए होंगे वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद होते हैं ऑप्शन बी 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में सभा एवं समिति किसकी 2 पुत्रियां माना जाता है? तो ऑप्शन ए विश्वकर्मा, ऑप्शन बी प्रजापति, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी वाल्मीकि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो प्रजापति है, ऑप्शन बी। जो अथर्ववेद में सभा और समिति की जो वर्णन किया गया है वो दोनों प्रजापति की पुत्रियां माना गया है। दोस्तों यह कोई स्त्री या वो पुत्रियां नहीं हैं, बल्कि ये एक न्याय जो वैदिक समय में न्याय करने वाली दो दो समिति होती है, उन्हीं को ही अ, सभा एवं समिति कहा गया। परिषद जैसे होता है ना, ऐसे पंचायत टाइप का, तो पंचायत दोनों पंचायत हैं जिसमें निर्णय किया जाता है, किसी किसी को न्याय दिया जाता है या अन्याय दिया जाता है, इस तरह की। तो उसको ही प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, 2 पुत्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण, जो आपने सुना होगा, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या है। ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 109। तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या जो है वो है 108। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में स्त्री को पुरुष की डॉट 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 कहा गया है। दोस्तों जो खाली स्थान है उसी में भरना है। तो ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन सी दुश्मन, ऑप्शन डी मित्र, ऑप्शन डी अर्धांगिनी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी अर्धांगिनी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन डी है, अर्धांगिनी। मतलब उपनिषदों में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र माना जाता है। ऑप्शन ए श्रौत सूत्र, ऑप्शन बी धर्म सूत्र, ऑप्शन डी गृह सूत्र और ऑप्शन सी गृह सूत्र, ऑप्शन डी गौतम सूत्र। तो जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा गौतम सूत्र। गौतम सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी गृह सूत्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए लोमहर्ष, ऑप्शन बी उग्रश्रवा और ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा दोनों ही पुराणों के रचयिता हैं। लोमहर्ष और उग्रश्रवा ये दोनों बाप और बेटे हैं। तो इन दोनों ने ही मिलकर और पुराणों की रचना किया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या है 18। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश से संबंधित जानकारी किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी वायु पुराण, डी विष्णु पुराण। दोस्तों जो मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है वो मिलती है विष्णु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन पुराण कौन सा है?
तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है हमारा मत्स्य पुराण, वो मत्स्य पुराण ही सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन का वर्णन किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, बी है भागवत पुराण और सी है वायु पुराण, डी है विष्णु पुराण। दोस्तों जो आंध्र सातवाहन का वर्णन मिलता है वो मिलता है मत्स्य पुराण में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वर्णन किस पुराण में मिलता है? दोस्तों ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, बी है भागवत पुराण, सी है वायु पुराण और डी है विष्णु पुराण। तो दोस्तों जो गुप्त वंश का वर्णन मिलता है वो मिलता है ऑप्शन सी वायु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? जो पुराण लिखे गए हैं उनकी भाषा पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है उर्दू, बी है संस्कृत, सी है फारसी और डी है हिंदी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संस्कृत। जो अधिकतर पुराण हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण किस पुराण में वर्णित हैं? ऑप्शन ए वायु पुराण, बी अग्नि पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी ब्राह्मण पुराण। तो राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजतरंगिणी, सी जातक एवं डी भी अर्थशास्त्र ही है। दोस्तों ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जातक। जातक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवान बुद्ध के प्राचीन समय के या फिर पूर्व जन्म के कहानियाँ वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी कथावस्तु, सी राजतरंगिणी, डी कथावस्तु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी तथावस्तु। तथावस्तु जो है, कथावस्तु जो है ऑप्शन डी कथावस्तु, ये हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को जो कहते हैं दोस्तों वो ऑप्शन ए है आगम, बी है दुर्गम, सी है शास्त्र, डी है कथावस्तु। दोस्तों जो जैन साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी कल्पसूत्र। दोस्तों भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ तो जातक में लिखी ही लिखी गई हैं और जैन धर्म से संबंधित भी कुछ उसमें लिखा गया है। तो अतः इससे हमको जातक से ही जैन धर्म के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के नाम हैं। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। दोस्तों जो उपर्युक्त तीनों है वो सही आंसर है। मतलब जो चाणक्य का नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों ही कौटिल्य के नाम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अली अहमद, बी कल्हड़, सी चाणक्य, डी महर्षि पाणिनि। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं?
तो अर्थशास्त्र में कुल ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 15, डी 13। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अधिकरण हैं। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चाणक्य, बी पाणिनि, सी साम शास्त्री एवं डी कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा साम शास्त्री। साम शास्त्री ने अर्थशास्त्र का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकरण हैं? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में कुल 180 प्रकरण हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब अर्थशास्त्र में कुल 180 प्रकरण हैं। दोस्तों ऐसा करिए कि इस सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर और अच्छी तरीके से रट लीजिए। कहीं न कहीं आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजतरंगिणी किसकी रचना है? ये तो अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए चाणक्य, बी पाणिनि, सी साम शास्त्री एवं डी कल्हड़। तो दोस्तों कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अली अहमद, सी साम शास्त्री एवं डी कल्हड़। दोस्तों चचनामा जो है वो अली अहमद के द्वारा लिखी गई है। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है चाणक्य, बी है पाणिनि, सी है साम शास्त्री एवं डी है कल्हड़। दोस्तों जो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों का सिंध विजय अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में वर्णित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी चचनामा, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो दोस्तों अरबों का जो सिंध विजय है वो चचनामा नामक पुस्तक में लिखा गया है। वो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अष्टाध्यायी में सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। टेशियस कहाँ का राज्य वैद्य है? तो ऑप्शन है तिब्बत का, इराक का, ईरान का और अरबी का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान का। जो टेशियस है वो ईरान का राज वैद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए टेशियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी डाइमेकस, ऑप्शन डी डायोनीसियस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है और हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सम्राट अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी डायोनीसियस। तो जो दोस्तों मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमेकस
किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी डायोनिसियस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन सी बिंदुसार। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी टालमी। तो जो उसका राइट आंसर दोस्तों वो है सम्राट अशोक, ऑप्शन ए। डायोनिसियस सम्राट अशोक के दरबार में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है अंतियोकस, ऑप्शन बी है प्लिनी, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है टालमी। दोस्तों जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक है उसको टालमी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है अंतियोकस, ऑप्शन बी है प्लिनी, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है टालमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्लिनी। तो प्लिनी ने ही नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज का इसका ऑप्शन है अंतियोकस, बी प्लिनी, सी सेल्यूकस निकेटर और डी टालमी। दोस्तों जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, डायोनिसियस किसका राजदूत था? तो डायोनिसियस दोस्तों ऑप्शन ए है अंतियोकस, ऑप्शन बी है प्लिनी, ऑप्शन सी है सेल्यूकस निकेटर और ऑप्शन डी है टालमी। दोस्तों जो डायोनिसियस था वो टालमी का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइमेकस किसका राजदूत था? जो डाइमेकस है दोस्तों वो अंतियोकस का राजदूत था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि डाइमेकस किसका राजदूत था? तो अंतियोकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है बल्कि तथ्य है दोस्तों कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, यह एक पुस्तक है जिसके बारे में दिया गया है कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये पुस्तक है, इसके जो लेखक है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये उस समय जिस समय ये आया था भारत की यात्रा करने के लिए उस समय के भारत के बंदरगाहों के बारे में वर्णन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतियोकस ऑप्शन है, बी ऑप्शन है प्लिनी और सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है टालमी। दोस्तों जो इंडिका है वो मेगास्थनीज की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों देखिए 71 जो क्वेश्चन था वो पीछे छूट गया था, अतः फिर से निम्नलिखित में से चीनी यात्री कौन है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो चीनी यात्री है वो है फाहियान। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।